हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक रहने वाला है एग्रीकल्चर इनकम। आपको पता है हमने इनकम टैक्स सीरीज शुरू की हुई है और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ जो है हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम जो है वो अपना कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारा कवर होता है किसमें? इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एक मिस्टर ए जो है, जो कि क्या है, उसके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसका वो मालिक है, मतलब वो लैंडलॉर्ड है। उसके पास एक एग्रीकल्चर जमीन है, एक जमीन है बेसिकली जिसके ऊपर वो खेती करता है। ठीक है, अब उस जमीन के ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर उसने अपनी क्या की? खेती की, अच्छी सी उसने फसल उगाई। ठीक है, और वो फसल उगाने के बाद उसको जो भी पैसा हुआ उसको बेचने पर, वो फसल उगाने के बाद जब उसने उसको बेची तो उसको बेचने पर उसको जो भी पैसा मिला वो पैसा क्या होगा? मिस्टर ए की एग्रीकल्चर इनकम होगी। देखिए मैंने क्या बोला, मिस्टर ए जो है वो क्या है? एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास क्या है? जमीन है, एग्रीकल्चर की लैंड है जिसके ऊपर वो क्या करता है? खेती करता है। तो उसने अपनी उस जमीन पर अच्छे से क्या किया? फसल उगाई। फसल कैसे उगाई? पहले उस जमीन को जो है तैयार किया, उसमें सीड्स डाले, फिर उसके ऊपर क्या किया? उसका ध्यान रखा, पानी डाला, फिर बाद में उसको कटाई किया। तो ये सारा काम उसने बहुत मेहनत से किया और उसके बाद उसकी अच्छे से फसल तैयार हुई और तैयार होने के बाद उसने उसे मार्केट में बेचा और मार्केट में बेचने के बाद उसे जो भी इनकम प्राप्त होगी वो मिस्टर ए की क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम। ओके, अब वहीं उसी जमीन पर उसके पास में उसका क्या है? एक फार्म हाउस। ठीक है, होता है ना खेतों में, तो उसका उसके पास उसी जमीन पर एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस को वो यूज कर रहा है किसके लिए? ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो फसल इसने उगाई, जब इसकी कटाई की, कटाई करने के बाद वो कहाँ उसे स्टोर कर रहा था? अपने फार्म हाउस में, या फिर उससे रिलेटेड जो भी सामान है वो सारा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? फार्म हाउस में। तो उसकी इनकम को भी क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। अगर उससे भी उसे कोई इनकम प्राप्त होती है तो वो भी उसकी क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है, मिस्टर ए है जिसके पास जमीन है, उसके ऊपर अगर वो कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगाता है और फिर उससे उसको कोई इनकम होती है तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए मिस्टर ए के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी जमीन पर क्या करे? खेती करे। तो उसने क्या किया? मिस्टर बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मिस्टर बी क्या है? टेनेंट है, उसको क्या चाहिए थी? जमीन चाहिए थी खेती करने के लिए। ठीक है, मिस्टर बी को जमीन चाहिए खेती करने के लिए और मिस्टर ए के पास समय नहीं है खेती करने का और उसके पास जमीन है। तो मिस्टर बी और मिस्टर ए के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मिस्टर बी ने बोला कि आप मुझे अपनी जो है जमीन दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको रेंट दे दूंगा। तो वो मान गया। अब मिस्टर बी जो कि टेनेंट या कल्टीवेटर जिसे हम कहते हैं, उसने क्या किया? उस जमीन में कुछ जमीन के ऊपर उसने क्या किया? अपनी खेती की, अच्छे से उसने अपनी फसल उगाई, उसका ध्यान रखा, उसमें पानी डाला, सब किया और उसको बेचने पर उसको जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा? वो मिस्टर बी की एग्रीकल्चर इनकम होगी। वो क्या होगी? वो मिस्टर बी की एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्लियर? अब मान लीजिए उसी जमीन पे उस जो इसका फार्म हाउस था, ठीक है, जो मिस्टर ए का फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस भी मिस्टर बी ने ले लिया रेंट पर। जमीन तो लिया लिया, लेकिन जो फार्म हाउस था वो भी उसने क्या ले लिया? रेंट पर। और उस फार्म हाउस को वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज कर रहा है। अगर इस पर्पस के लिए वो उसको यूज कर रहा है तो उससे भी अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो मिस्टर बी की ही एग्रीकल्चर इनकम होगी। किसकी होगी? मिस्टर बी की एग्रीकल्चर इनकम। और सिमिलरली अगर कुछ जमीन के ऊपर वो क्या कर रहा है? वो खाली जमीन है, उसके ऊपर वो अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। मतलब उस जमीन पर उसके जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? उसको चरते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि उसके लिए वो ग्रास को खाते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो वो भी आपके एग्रीकल्चर इनकम में ही इंक्लूड होता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी लेकिन मिस्टर बी की होगी तो मिस्टर ए का क्या? उसका उसको क्या फायदा हुआ? तो मिस्टर बी ने अगर इससे रेंट पर लिया है तो मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट भी तो देगा ना। तो मिस्टर बी जो रेंट देगा मिस्टर ए को इस जमीन के लिए जिसके ऊपर इसने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगाए, इस फार्म हाउस के लिए
और ये जो जमीन जो वो ग्रेजिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इन तीनों का रेंट जब मिस्टर बी मिस्टर ए को देगा तो वो रेंट मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। क्लियर, कि मिस्टर बी मिस्टर ए को जो रेंट देगा वो मिस्टर ए की एग्रीकल्चर इनकम होगी, और मिस्टर बी जो ऑपरेशंस अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ लगाता है तो वो मिस्टर बी की एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो यहाँ पर जितनी इनकम हमने डिफाइन किया वही एग्रीकल्चर होती है, उसके अलावा कोई इनकम एग्रीकल्चर नहीं होती। उसके अलावा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस फार्म हाउस को यूज कर रहे हो पार्टीज करने के लिए, कोई फैमिली फंक्शंस करने के लिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। अगर उसका रेंट मिस्टर बी मिस्टर ए को दे रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ओनली एंड ओनली अगर वो फार्म हाउस यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, तभी वो क्या होगी, इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। सिमिलरली अगर लैंड है उसके ऊपर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगाकर आप कर रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्लियर। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे हम जो है डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2(1)(a। अभी हमने बात किया था ना सेक्शन 2 क्लोज 1(a) इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे क्या किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। तो अब इसके अंदर इस सेक्शन में क्या मेंशन है, इसकी डेफिनेशंस मेंशन है। किसकी डेफिनेशन मेंशन है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। तो जरा देखिए एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन क्या क्या बोलती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस पे करवाती हूँ। यस, अब देखिए कहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1(a) में आपके एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन जो है वो मेंशन है। और इसमें क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर 3 तरह की इनकम आती है। सबसे पहले, अगर कोई रेंट या रेवेन्यू आपको डिराइव हुआ है कहाँ से, एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। ओके, देन अगर कोई इनकम हो रही है आपकी, इनकम कहाँ से, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, आपने कहीं पर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगाए और उससे आपकी कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। एंड नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी इनकम हो रही है कहाँ से, आपके फार्म हाउस से, अगर आपके फार्म हाउस की कोई इनकम है तो वो भी आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, वो क्या है देखिए। अब हमने बात किया अगर आपको कोई रेंट या रेवेन्यू डिराइव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, तो अभी अगर हम याद करें, अभी हमने पीछे बात की थी ना कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रेंट दिया था क्योंकि उसने उसकी जमीन ली थी, तो वो रेंटल इनकम ही तो हुई देखी तरह देखा जाए तो। लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए लिया था तो वो क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। लेकिन याद क्या रखना है आपको, सबसे पहली चीज कि आपकी जो लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए, ओनली इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं। सेकेंडली, यूज किसके लिए होनी चाहिए, आपकी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अभी मैंने कहा ना अगर उसके ऊपर कोई फैमिली फंक्शन करते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। सेकेंडली, जो रेंट मिलेगा, जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रेंट दिया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही दे, हो सकता है मिस्टर बी बोले कि मेरी फसल अच्छी हुई है तो मैं रेंट के बदले आपको जो है 10 किलो राइस दे देता हूँ, तो ये भी तो रेंटल इनकम हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका किसी भी वे में हो सकता है। बस आपको याद रखना है लैंड आपकी इंडिया में होनी चाहिए। अगर फॉरेन की लैंड से आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो आपकी टैक्सेबल होगी। ओके, और आपकी लैंड यूज होनी चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही, और रेंट जो रिसीव होगा वो कैश और काइंड किसी में भी हो सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कि आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लगाए हैं और उससे आपको अगर कोई इनकम हो रही है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या चीज देखना है कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब कि आपकी जो इनकम डिराइव्ड होनी चाहिए ना वो एग्रीकल्चर से ही डिराइव्ड होनी चाहिए, वो आपको एग्रीकल्चर से ही डिराइव्ड हो। अगर कहीं और से हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी जाएगी। इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। और यहाँ पर भी हम इसको आगे देखेंगे, ये आपका स्टार पॉइंट है, इसको थोड़ा और डिटेल करेंगे कि किस तरह की इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, दैट्स वाई ये आपका क्या है, स्टार पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर है आपका इसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। अगर कोई इनकम हो रही है कहाँ से, सेल करने से। ऑब्वियसली मैंने एग्रीकल्चर किया, मैंने खेती की, खेती करके जो फसल आएगी उसको मैं बेचूंगी ना, और उसको बेचने से जो भी मुझे इनकम होगी दैट विल बी माय एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट आपका क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस करने से इनकम हो रही है। प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखिए कॉफी है, कॉफी की पत्तियां, कॉफी लीव्स होती है ना, जब हम खेती करते हैं तो कॉफी की लीव्स हमारे पास होती है, लेकिन
क्या कॉफी की लीव्स एज इट इज बिक सकती है मार्केट में? बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो उसको मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ेगी, और अगर वो प्रोसेस करके आप बेच रहे हो तो वो भी आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है आपका फार्म हाउस की इनकम। जब हम फार्म हाउस की इनकम की बात करते हैं तो उसमें आपको यही सबसे पहला याद रखना है कि आपका फार्म हाउस कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, इंडिया के अंदर। आउटसाइड द इंडिया नहीं आएगा इसके अंदर, ओनली इंडिया में हो। सेकेंडली, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही होना चाहिए। अभी हमने बात किया था ना कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर हो। अगर आप अपने बेटे के फंक्शन के लिए उसको ले रहे हो, फार्म हाउस को यूज कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा। क्लियरली? एंड देन एसएससी, इसके अंदर कोई भी हो सकता है, मतलब आपका एसएससी जो टैक्स पे करेगा या जो एग्जाम्प्ट होगा वो ओनर भी हो सकता है या टेनेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अगर आपने अपनी जमीन रेंट पर दी तो वो भी तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, और बी के लिए भी एग्रीकल्चर इनकम, ए के लिए भी। तो ये पूरा का पूरा आपका डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम का, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अभी इसको थोड़ा और उसमें पढ़ लेते हैं। ये नोट्स मैंने यहाँ पर पूरे बना रखे हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन करिएगा, सो दैट मैं आपको नोट्स दे पाऊँ। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर सब मेंशन है कि सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर इनकम आपको एज अ रेंट और रेवेन्यू रिसीव हुई है किसी भी लैंड से जो इंडिया में सिचुएटेड है और जिसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने बात की कि इनकम डिराइव हो रही है ऐसी लैंड से जिसके ऊपर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जैसे टीलिंग, सॉइंग, मतलब पहले जमीन को ठीक करना, फिर बीज लगाना, प्लांटिंग करना, वाटरिंग देना, हार्वेस्टिंग, ये सब। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर रहे हो, ये भी। तो उसके बाद में आता है आपका फार्म हाउस का। तो फार्म हाउस में भी आपका यही था कि अगर आपकी इनकम डिराइव हो रही है फार्म बिल्डिंग से, बस आपको एक चीज जो याद रखनी है वो क्या थी इसमें, कि आपकी जो फार्म बिल्डिंग है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड के पास में होना चाहिए। इसको यूज किया जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज को ही स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। और जो लैंड है उसके ऊपर इज एक्सेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट। ऑब्वियसली उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू जो है वो आपको आ रहा हो, आपको उसके ऊपर लोकल रेट से जो है उसका टैक्स भर रहे हो आप। तो इनकम जो भी होगी फार्म हाउस की, उसको यूज किया जाना चाहिए आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वही जो हम नीचे डिस्कस कर चुके हैं कि लैंड आपके इंडिया में होनी चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है आपका टैक्स से, कहाँ, अंडर सेक्शन 10(1) में, लेकिन उसको कंसीडर किया जाता है रेट पर्पज के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इस एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होते हुए कि भी इसके ऊपर क्या हो जाता है, टैक्स लग जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जरा आगे चलते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर इनकम कंसिस्ट ऑफ। एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है, इसको भी हम जरा यहाँ समझते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो है बेसिकली वैसे दो ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि कब एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और कब नहीं माना जाएगा। एक होता है बेसिक ऑपरेशन, सेकंड है आपके सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, एंड थर्ड होता है आपके बोथ, जिसपे आपने दोनों। अगर किसी लैंड पर आपने ओनली बेसिक ऑपरेशन किए हैं, और बेसिक ऑपरेशन में क्या क्या आता है आपका, मैं आपको बता दूं। बेसिक ऑपरेशन में आपका आएगा टीलिंग ऑफ सॉइल। टीलिंग का मतलब क्या होता है कि जमीन को लैंड जमीन के ऊपर मतलब फसल उगाने के लिए उसको तैयार करना। सबसे पहले होता है ना कि आपकी जो लैंड होती है वो रेडी नहीं होती है आपकी खेती करने के लिए, उसको तैयार किया जाता है, उसमें पानी वानी देके उसको थोड़ा सा उसके लायक बनाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है इसमें सॉइंग द सीड्स, मतलब फिर आप क्या करते हो, बीज डालते हो, है ना। फिर क्या करते हो, प्लांटिंग करते हो, उसमें वाटरिंग देना, जिसको हम इरिगेशन भी कह देते हैं। तो ये सब आपके क्या है, बेसिक ऑपरेशन। ठीक है। और अगर आपने किसी भी लैंड के ऊपर ये बेसिक ऑपरेशन किए हैं, अगर आपने किसी भी लैंड के ऊपर ये बेसिक ऑपरेशन किए हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी, जस्ट अ मिनट, आपकी इनकम क्या होगी यहाँ पर, फिर उस सिचुएशन में आपकी इनकम एग्जम्प्ट होगी। अगर किसी भी लैंड के ऊपर आपने ये सारे बेसिक ऑपरेशंस किए हैं तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 के अंदर। ओके। देन सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में आपका बेसिकली क्या क्या आता है, देखिए। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में आता है आपने वीडिंग, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग,
तो ये अगर आपके ये सारी आपने एक्टिविटी की है, ये सारी एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर मैं हम बात करें, ये होता है वीडिंग, टेंडिंग और प्रूनिंग का मतलब। तो वीडिंग मतलब कि क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि जो भी वाइल्ड प्लांट्स आपके उग जाते हैं क्रॉप के साथ, ठीक है, और या वहाँ पर अगर उनकी नीड नहीं है तो उनको हटाना वहाँ से। टेंडिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, जितने भी आपके यूजफुल या नेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब उसको सनलाइट चाहिए, एक्स्ट्रा उसको क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स चाहिए, जब हम क्या करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप के लिए मेन्योर डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेंडिंग में आती है। प्रूनिंग में होता है आपके एक्स्ट्रा जो भी अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं उनको रिमूव करना, अपनी फसल को बेसिकली प्रोटेक्ट करना, फिर कट करना, हार्वेस्ट करना। अगर ये सारे ऑपरेशंस आप लगाते हैं, आप ये सारे ऑपरेशंस करते हैं, तो आपने क्या किया, ये ऑपरेशंस किए। कहने का मतलब अगर आपने बेसिक ऑपरेशंस किए, ओनली सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस किए, आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस नहीं लगाए हैं, तो भी आपकी इनकम एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आपने बेसिक ऑपरेशन नहीं किए और सिर्फ ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। एंड देन आता है आपका बोथ। अगर आपने बेसिक ऑपरेशंस भी लगाए और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी लगाए, तब आपकी इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन देखो कैसे। अगर किसी भी क्रॉप के ऊपर आपने बेसिक ऑपरेशंस लगाए हैं, आपने बेसिक ऑपरेशंस लगाए हैं मतलब आपने शुरू से उसके ऊपर ह्यूमन एफर्ट्स डाला है, आपने शुरुआत उसकी की है, आपने पूरी मेहनत की है, ह्यूमन एफर्ट्स डाला है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं किए। क्यों नहीं किए? हो सकता है कि आपने जो है फसल बीज वगैरह बो दिए, पानी वानी दे दिया, सब कर दिया, लेकिन जैसे ही फिर क्या हुआ, अगर फसल काटने की बात आई, उसका ध्यान रखने की बात आई, तो आपने क्या किया, उससे पहले अपना खेत बेच दिया। अब बेच दिया तो आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन थोड़ी करेंगे, तो उस सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम आपकी मानी जाएगी और वो एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। देन अगर लेकिन मान लो आपने बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए हैं, जैसे इस बंदे ने जो जिसने आपसे खरीदी थी, इसने बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए, लेकिन इसने क्या किया, जस्ट आपसे खरीद के सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस लगाए, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी इस पर्सन के लिए। मतलब बी पर्सन ने अगर आपसे खरीदी है और उसने सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए, लेकिन उसने बेसिक ऑपरेशन नहीं किए, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। और अगर आप दोनों ऑपरेशंस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम मानकर उसको क्या किया जाएगा, एग्जम्प्ट किया जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये क्या था हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसमें क्या क्या आता है, आपका बेसिक ऑपरेशंस आता है। बेसिक ऑपरेशंस में क्या क्या ऑपरेशंस आपको करने होते हैं, ये सब इसमें है। टीलिंग करना, सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना, बीज डालना, प्लांटिंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, ये डायरेक्टली जिसके अंदर ह्यूमन स्किल एंड लेबर और लैंड होता है। मतलब ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर एक ह्यूमन के एफर्ट्स लग रहे हैं, वो बेसिक ऑपरेशन कहलाता है। अब जैसे आप बोलोगे मैम वीडिंग तो इसमें दिया है बेसिक ऑपरेशन में, लेकिन हम तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, लेकिन आपने वो सारे ऊपर वाला काम भी तो किया, अकेला वीडिंग तो नहीं किया होगा ना। तो अगर बेसिक ऑपरेशंस किए हैं, आपने खेत को तैयार किया है, सोइल को तैयार किया है, बीज डाला है, तो आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब जब आपकी फसल ग्रो करना शुरू करती है, उसके बाद जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कहते हैं। उसमें कोई भी ये सारे ऑपरेशंस आ सकते हैं, तो इनको केवल तभी एग्रीकल्चर मानेंगे जब आप बेसिक ऑपरेशन साथ में करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये चार्ट समझते हैं। देखिए एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 2(1)(a) के अंदर डिफाइन है। ये पूरी डेफिनेशन आपकी एग्रीकल्चर इनकम की। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर हो रही है उस लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जा रही है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी दैट विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम, और उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर। फिर अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है उस लैंड से जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आती है और ये टैक्सेबल होगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ओके, यहाँ पर एक और चीज मैंने बताना भूल गई। एग्रीकल्चर इनकम अगर हो रही है आपकी, देखिए एक सेकेंड, या एग्रीकल्चर इनकम हो रही है आपकी उस लैंड से जो कि इंडिया में तो सिचुएटेड है, लेकिन आप उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही नहीं किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो इसका मतलब वो भी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। देन आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है लेकिन किसी अदर एसेट से हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड से नहीं हो रही है, तो वो भी आपकी डेफिनेशंस में कवर नहीं है। इट मीन्स वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। तो कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी किसी भी लैंड से हो रही है जो सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जा रही हो, तो वो क्या होगी, आपकी एग्जम्प्ट होगी, मतलब उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम के एग्जांपल्स में जो नया पॉइंट होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल का पॉइंट आपका क्या है, अगर आपकी इनकम हो रही है ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये अभी हमने बात की है क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या किया था, अभी बेसिक ऑपरेशंस लगाए थे।
अगर आपकी इनकम हो रही है ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, मतलब आपके फूल निकल रहे हैं, आपकी बेलें लग रही है, तो ऑब्वियसली आपने पहले फूल लगाए होंगे ना, आपने ह्यूमन एफर्ट्स किया ना, तो इट मीन्स आपके बेसिक ऑपरेशंस हुए, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आप कोई प्लांट्स बेच रहे हो पोर्ट्स में, तो वो भी तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि पोर्ट में प्लांट लगाना भी तो, पहले पोर्ट में आपने बीज डाला होगा, उस प्लांट को लगाया होगा, तभी तो वो प्लांट बना, उसको, और फिर वो प्लांट बना, फिर आपने उसको बेचा, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। देन आता है रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू अ पार्टनर। इसको समझिए थोड़ा सा कि ये क्या है। अगर मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, फर्म है जो कि कहाँ है, आपकी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगी हुई है, ओके। वो अपने पार्टनर को वो अपने पार्टनर को क्या देगी, सैलरी देगी ना। तो अगर कोई फर्म जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगी है और वो अपने पार्टनर को क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, तो ये जो इनकम है इसकी, तो ये इनकम क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी, क्योंकि फर्म जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगी है और पार्टनर जो है वो फर्म का ही हिस्सा है। तो अगर उसको कोई सैलरी मिल रही है तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उसे एग्जाम्प्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 10 के अंदर। लेकिन अगर यही सिनेरियो कंपनी में हो, कि कंपनी है कोई जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगी हुई है, ठीक है, और वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, तो क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? नो, उनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि कंपनीज जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे चलती है। इट मींस कंपनी के अंदर उसके शेयर होल्डर और कंपनी अलग अलग होती है, वो सेम नहीं माने जाते। तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से कंपनी और शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी शेयर होल्डर को कुछ भी पे कर रही है तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी और वो टैक्सेबल होगी। जबकि फर्म अगर अपने पार्टनर को रेमुनरेशन, बोनस, सैलरी कुछ भी दे रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मान के उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर। ऑब्वियसली अब वही पार्टनर ने फर्म से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव किया, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगी है, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की ना, फर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी देगी वो उसका एग्जाम्प्ट होगा। अगर इनकम अराइज हो रही है ट्रीज, बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डिन्यूडेड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर रीप्लांटिंग। जब ये वर्ड आपको दिख रहा है आफ्टर रीप्लांटिंग, मतलब आपने पेड़ों को बेचा है जो कि फॉरेस्ट में किसी पार्ट पर ग्रो हो रहे थे, आपने उनको दोबारा से रीप्लांट किया और फिर उसके ऊपर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस लगाए, तो उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और वो आपकी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। नेक्स्ट चलिए, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी, यस इसको थोड़ा सा समझते हैं अगर हम इस पॉइंट को, एक सेकेंड, देखिए क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपकी जो है एक अच्छा खासा आपने जो है अपना क्रॉप उगाई, ठीक है, अच्छी आपकी फसल हुई, एकदम बढ़िया तैयार हुई आपकी फसल, ठीक है, लेकिन जब आपकी उसी की कटिंग की बात आई, मतलब जब आपकी फसल तैयार हो चुकी थी, बस आपको उससे क्या करना था, काटना बाकी था, उसी से पहले, उससे सिर्फ 2 दिन पहले क्या हो गए, हेल स्टॉर्म्स, ओले गिर गए। अब हेल स्टॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, सारी की सारी ये फसल जो थी वो हो गई खराब। अब क्योंकि इस फसल का आपने क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवा रखा था। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने उस फसल का बीमा करा रखा है और वो फसल खराब हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी जो पे करेगी, जो क्लेम करेगी, ठीक है, तो क्या वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? यस, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर वो ओले ना गिरे होते तो वो फसल बिकती ना, और बिकने पर जो मिलता वो एग्रीकल्चर इनकम होता। तो वही अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको क्लेम करके वो अमाउंट दे रही है क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो ये आपका इस पॉइंट में बताया गया है। आगे देखिए, एनी फी डिराइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। अगर आप कोई भी लैंड यूज कर रहे हो कैटल्स की ग्रेजिंग के लिए और उससे कोई फीस अराइज होती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, हमने एग्जांपल में समझा था। देन एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी। कोई भी इनकम अगर अराइव हो रही है सैपलिंग या सीडलिंग, मतलब छोटे छोटे बीज डालने पर जब वो ग्रो हो गए नर्सरी में, तो उससे अगर कोई इनकम अराइज हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि उस पर आपने बेसिक ऑपरेशंस लगाए हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे एग्जांपल्स किसके, एग्रीकल्चर इनकम के। अब बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका वही आता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी। अभी मैंने बात किया कंपनी और फर्म का, जब एग्जांपल दे रही थी, कंपनी से अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे चलती है। देन इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग। ये क्या है, ये पॉइंट जरा देखिए कि मान लीजिए आप जो है अपने घर में रह रहे हो और आपका जो घर है ये आपका होम स्वीट होम है, ठीक है, और ये आपका घर किसके पास है, बिल्कुल सी के पास में है। अब बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से सी का पानी, समुद्र का सारा पानी आपके घर में आ गया। जब कुछ टाइम बाद
बाढ़ मतलब बाढ़ का पानी सूख गया तो जो समुद्र में नमक था वो नमक नमक ऊपर रह गया। तो इस पर्सन ने क्या किया, मिस्टर ए ने उस नमक को जाकर क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया और उससे क्या कर ली, इनकम जनरेट कर ली। तो ये इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम होगी? नो, ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। कोई इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए गए हैं, कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगा है, तो ये क्या है, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस। अगर किसी बिजनेस से किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम हो, तो वो आपकी क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में लगा हुआ है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर बिजनेस के पार्टनर को कुछ मिलता तो वो एग्रीकल्चर इनकम होता है। यहाँ तो एम्प्लॉय को मिल रहा है ना, तो एम्प्लॉय को अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो उसकी सैलरी हुई, ना कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? देन आता है अगर आपकी कोई इनकम हो रही है फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग, तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। ब्रीडिंग या रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक अगर आप कर रहे हो, वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है मनी लेंडर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब आप जो है किसी जमींदार के पास गए और उससे आपने पैसा उधार लिया, ठीक है, तो उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उस मनी लेंडर को, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि मनी लेंडर कोई वो थोड़ी ना है आपका, मतलब उसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड या वो कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन में नहीं लगा हुआ, उसके पास पैसा है, ठीक है, और आपने उससे क्या किया, उस पैसे को उधार लिया और अपने खेती किया, मतलब उस पैसे को उधार लेकर आपने अपनी जमीन पे खेती की, उस जमीन पर खेती की, तो अब उससे जो इनकम होगी वो आपकी तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन मनी लेंडर को जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो उसका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अगर कोई रॉयल्टी इनकम आ रही है माइन से, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और अगर कोई रेमुनरेशन टू अ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी के किसी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ मिल रहा है, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। तो ये थे हमारे सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, जो कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के हमने डिस्कस कर लिए। अभी इसके अंदर एक दो एग्जांपल और है, देखिए ये वाला समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसने बोला इनकम अर्न बाय अ कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर केन रेज्ड ऑन लैंड टू जैगरी। यस, क्या है ये पॉइंट, देखो मान लीजिए आपने अपनी जमीन के ऊपर क्या किया है, गन्ने की खेती की है, शुगर केन की खेती किया, ठीक है। अब शुगर केन जो है, आधे शुगर केन को आपने डायरेक्ट बेच दिया और कितना पैसा कमा लिया, 1 लाख रुपीज। फिर आपने क्या किया, जो आधा शुगर केन को तो आपने बेच दिया, अब आधा शुगर केन जो बचा उसको क्या कर दिया, प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया, गुड़ बना दिया, जैगरी, और उसको बेचने पर आपको इनकम हुई 50,000 की। कितने की, 50,000 की। तो ऐसे केस में ना आपका ये जो जैगरी वाला इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने तो गन्ने की खेती की थी और गन्ना मार्केट में एज इट इज बिक सकता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो फिर भी आपने अगर जैगरी बनाया क्योंकि आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते थे, तो वो अब आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और वहीं शुगर केन को अगर बेचने पर जो इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, क्योंकि शुगर केन की खेती आपने की और वो मार्केट में बिक सकता है, दैट्स वाई। और यही पॉइंट यहाँ मेंशन है कि अगर आपने जैगरी को बेचकर कोई भी इनकम अर्न किया तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर लैंड का रेंट मतलब था, आपका रेंट, ये पॉइंट और मैं हम उससे ही समझ सकते थे। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अभी समझाती हूँ। यस, हमने ये बात कर रहे थे ना, हम ये वाला डायग्राम। अब इसमें देखिए कि ये मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, ठीक है, और इनका डिसाइड हुआ कि हर महीने की आखिरी तारीख को तू मेरे को रेंट देगा। क्लियर? यस। लेकिन ड्यू टू सम रीजन मिस्टर बी जो है वो रेंट पे नहीं कर पाया इस बार। तो अब क्या, अब ऐसी सिचुएशन में मिस्टर बी ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने रेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दूंगा जितने भी दिन मेरा लेट होगा। उसने कहा फाइन, मिस्टर ए ओके था। अब इस रेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा ना मिस्टर ए को, वो मिस्टर ए की नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। जो रेंट पे करेगा दैट विल बी एग्रीकल्चर इनकम फॉर मिस्टर ए, बट जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा अरियर ऑफ रेंट पे, दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर मिस्टर ए। तो यही बात वहां पर लिखी गई थी कि मिस्टर ए को अगर मतलब कोई भी अगर इंटरेस्ट ऑन एरियर है रेंट रिसीवेबल पे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। देन अगर इनकम हो रही है किसी लैंड से जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर और फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए अगर पानी की सप्लाई की जा रही है तो वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर कोई पेड़ या ग्रास ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप उग गए, उनके ऊपर कोई मेहनत नहीं किया गया, कोई उनके ऊपर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगा, वो खुद से अपने आप उग गए, तो वो भी आपका क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाया जाएगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पार्शियल इंटीग्रेशन का। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, जो कि क्या है, पार्शियल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो जरा इस टॉपिक को देखते हैं। तो पार्शियल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, देखो अब इनकम टैक्स ने बोला कि ठीक है, सेक्शन
10 के अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, एक मेथड निकाला इनडायरेक्टली टैक्स लगाने का इस इनकम पे, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या बोला गया, इसी कॉन्सेप्ट को पार्शियल इंटीग्रेशन बोला गया कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्प्ट है, इसी के ऊपर एक इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स लगाना, उस मेथड को इन पार्शियल इंटीग्रेशन बोला गया। और इसके पीछे का पर्पस क्या था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी हाई रेट से टैक्स लग सके। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या था कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दो और बाद में उसे माइनस करो, तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। क्योंकि एक बार ऐड होने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर इसके ऊपर हाई रेट स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, और बाद में फिर माइनस कर देंगे तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स लग जाएगा। इसको जरा समझते हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन को थोड़ा डिटेल में देखिए। सबसे पहले बात आती है पार्शियल इंटीग्रेशन लगता किस पे है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है सिर्फ और सिर्फ इन असेसिस पे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये क्या है, ये हम पहले डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं कि अगर कोई भी असेसी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन आपका है, कोई इसके अलावा कोई भी पर्सन कौन होगा, अगर आपकी कंपनी है, आपकी लोकल अथॉरिटी है, आपकी फर्म है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। इट मीन्स उनकी इनकम पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। अब इन इंडिविजुअल के, ये जो एसएससी है, इनके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन जिन पे लग रहा है, उनको दो कंडीशन देखना होता है कि क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन आती है अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये पर एनम से ज्यादा है तो आपका क्या लगेगा, आपका पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। सेकंड कंडीशन, अगर एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लैब रेट, अगर मैं 2026-27 असेसमेंट ईयर की बात करूं तो उसके हिसाब से हमारी स्लैब रेट क्या है कि 4 लाख तक नील, राइट, कि 0 से 4 लाख तक नील होता है। तो अगर ये जो 4 लाख है यही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम इस 4 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर फिर क्या होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। तो बेसिकली 3 कंडीशन देखनी है। सबसे पहले देखना है एसएससी कौन है, सेकंडली आपको देखना है आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा हो, एंड थर्ड वन आपको देखना है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अगर न्यू रिजिम की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट वाली की, तो 4 लाख तक आपका नील होता है, और अगर हम ओल्ड रिजिम की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2,50,000, 2.5 लाख वाली रिजिम चलती है जो नील होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। इट मीन्स आधा टैक्स लगेगा, आपको पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही तो पूरी की पूरी इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्लियर। अब इसके अंदर आगे देखिए स्टेप्स क्या होते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स आता है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इनको ऐड करके इनके ऊपर टैक्स निकालना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर सेकंड स्टेप आपका क्या आता है, अगर हम इसमें बात करें, सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि अभी मैंने बोला, जैसे अगर हम करंट की बात करें तो 4 लाख, इनको ऐड करके इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि जो स्टेप सेकंड आपने निकाला और स्टेप 1 निकाला, उनके बीच का डिफरेंस, इसका मतलब स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपको चेक करना है कि उसको रिबेट तो नहीं मिल रही है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। और आपको पता है अगर हम असेसमेंट ईयर 26-27 की बात करें तो आपकी 12 लाख तक की इनकम अगर है तो आपको रिबेट मिलेगी, 12 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिलेगी। और फिर उसके बाद स्टेप 5 में आपको देखना है सरचार्ज अगर कोई लग रहा है तो वो, और फिर उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4%। तो ये आपके स्टेप्स है पार्शियल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के। आगे देखिए, अब इसको चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी उसके बाद में आपको देखना है, अभी जो पार्शियल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो किस इनकम पे कितना इन्होंने डिफाइन किया गया है। तो देखिए पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर अगर बात करते हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट जो होता है इनका कैसे होगा, इसको डिफाइन किया गया है रूल 7, 7A, 7B और 8 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बोला है कि आपको जो कंपोजिट बिजनेस इनकम होता है, मतलब जैसे अभी हमने ये शुगर केन और जैगरी का एग्जांपल लिया, अगर जैगरी की बात करें जो आपने बेची, तो उसके अंदर आपका शुगर केन और जैगरी दोनों इनकम ऐड होती है। तो कैसे हम इसको अलग अलग टैक्स लगाएंगे, वो देखिए क्या रेट पर टैक्स लगता है। तो इसमें 3 चीजों में हमें देखना होता है जिसपे आपका पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। सबसे पहला आता है आपका टी, ठीक है, फिर आता है आपका कॉफी,
एंड देन ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके सॉरी ये वाला पॉइंट आपका रबड़ का है, कॉफी कॉफी नहीं है ये आपका क्या है, रबर, टी, रबर, और ये दोनों पॉइंट आपके आते हैं कॉफी के। क्लियर? ओके। तो अगर देखिए आपकी टी जो है, ड्राइंग और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर आपकी टी जो है उसके अंदर कुछ आपका एग्रीकल्चर और कुछ अगर आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम शामिल है, तो उस सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपका 60% होगा। अब मान लीजिए मेरा टी से जो है मेरा इनकम हो रहा है कितना, 60,000 का, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। 60,000 का अगर मेरा इनकम है तो उसके अंदर से 60% जो होगा, इसका जो 60% मतलब 36,000 आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और इसका जो 40% होगा, 24,000 जो होगा वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और ये आपके इनकम टैक्स के रूल 8 में मेंशन है। फिर अगर हम बात करें रबर की, तो रबर जो है वो आपका रूल 7A के अंदर मेंशन है, और उसके अंदर बोला है कि 65% एग्रीकल्चर इनकम मानना है और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेना है। और कॉफी की बात करें तो कॉफी के अंदर आपके 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है आपका कॉफी अगर आपने सिर्फ ग्रो और क्योर्ड किया है सेलर ने, मतलब उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं लगाया है, सिर्फ उगाई और बेच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम 75% मानी जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 25% मानी जाएगी, और ये रूल 7B1 में डिफाइन है। लेकिन अगर आपने वही उस कॉफी को रोस्ट किया, ग्राउंडेड किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, तो उस सिचुएशन में आपकी एग्रीकल्चर इनकम 60% तक एग्जम्प्ट मानी जाएगी और 40% जो होगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और ये रूल 7B1A में मेंशन है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरी कॉफी जो है, जो कि मेरी रोस्टेड और ग्राउंडेड है, अगर वो मेरी कॉफी की अमाउंट 80,000 है, 80,000 हुआ जिसके अंदर ग्राउंडेड और ये सब इंक्लूड है, तो उसका 60% जो होगा 80,000 का, 60% मतलब 48,000, 80,000 का 60% मतलब 48,000 जो है वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम मानकर एग्जम्प्ट किया जाएगा, और वहीं इसका जो 40% होगा, इट मीन्स 32,000 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये था आपके रूल्स जो है किसके, आपके पार्शियल इंटीग्रेशन के, जो आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पूरा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स निकालूंगी, तो उसको जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये नोट चाहिए तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।